हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नो द लो विद हरप्रीत। इस लेक्चर से पहले हमने सेक्शन 13 तक सारे सेक्शंस कवर करे हैं। तो आज के लेक्चर में हम सेक्शन 14 से सेक्शन 22 तक जो है कवर करेंगे। तो चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। नो petition for divorce to be presented within 1 year of marriage. Court will not entertain any petition for divorce unless at the date of presentation of petition 1 year has elapsed since date of marriage. इसमें क्या बोला है इस सेक्शन में कि डिवोर्स जो है, अगर डिवोर्स की पेटिशन जो है 1 साल से पहले आ रही है तो कोर्ट जो है वो एंटरटेन नहीं करेगी पेटिशन। ठीक है। अगर 1 साल के बाद, मैरिज के 1 साल के बाद पेटिशन आ रही है डिवोर्स की, तो कोर्ट जो है वो देखेगी, उस चीज को एंटरटेन करेगी। अदरवाइज 1 साल, मैरिज के 1 साल से पहले जो है कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी पेटिशन। ओके। दो एक्सेप्शंस बोले हैं वो देखो। कोर्ट जिसमें जो है कोर्ट अलाउ करती है पेटिशन बिफोर 1 ईयर, शादी से 1 साल पहले जो है पेटिशन जो है वो अलाउ कब कब कोर्ट करती है। एक्सेप्शनल हार्डशिप टू पेटिशनर, डिफिकल्ट टू लिव विद हिज हर स्पाउस। देखो इसमें क्या है कि एक एक्सेप्शनल है कि अगर कोई पार्टनर जो है, ठीक है, जो पेटिशनर है वो बहुत ज्यादा सफर पेन कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशानी में है, दिक्कत हो रही है उसे साथ रहने में, वो नहीं रह पा रहा बिल्कुल भी साथ, उसके साथ बहुत ज्यादा क्रूअल बिहेव करा जा रहा है। ठीक है। तो जो है कोर्ट जो है अलाउ कर देती है, आप 1 साल से पहले जो है अपनी पेटिशन जो है फाइल कर सकते हैं। ठीक है। ये है हमारा वन। सेकंड देखो, एक्सेप्शनल डिप्रेविटी ऑफ रिस्पोंडेंट बैड बिहेवियर क्रूअल। इट मीन्स कि इस अगर रिस्पोंडेंट जो है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पेटिशनर के साथ बैड बिहेवियर, बहुत अब्यूज वर्डिंग यूज हो रही है उसके साथ, ठीक है, मारा पीटा जा रहा है, तो उसमें जो है कोर्ट अलाउ करती है। सेक्शन 15, रीमैरिज आफ्टर गेटिंग डिवोर्स। कब जो है रीमैरिज कर सकते हैं? जब हमें डिवोर्स मिल जाता है। देयर इज नो राइट टू अपील अगेंस्ट डिग्री। पहला, कि अगर राइट टू अपील जो है नहीं है उस डिग्री के अगेंस्ट में, ठीक है, तब जो है रीमैरिज हो सकती है। सेकंड, इफ देयर इज राइट टू अपील बट द टाइम फॉर इट हैज एक्सपायर्ड विदाउट एन अपील हैविंग बीन प्रेजेंटेड। मतलब कि अगर राइट टू अपील का जो है ऑप्शन है उनके पास, ठीक है, राइट है उनके पास अपील करने का, पर जो टाइम है ना अपील का वो एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, तो वो जो अपील है वो प्रेजेंट नहीं हो सकती, तो वो जो है रिमैरिज कर सकते हैं। थर्ड देखो, एन अपील हैज बीन प्रेजेंटेड बट हैज बीन डिसमिस्ड। अगर अपील प्रेजेंट हो जाती है तो वो जो है डिसमिस हो जाएगी एक्सपायर होने के बाद। तो जो है जिनका डिवोर्स हुआ है वो रिमैरिज कर सकते हैं। सेक्शन 16, लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। मतलब जो चिल्ड्रन जो है वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से जो है जिन्होंने बर्थ लिया है, वो जो चिल्ड्रन है वो क्या लेजिटिमेट बोले जाएंगे? तो इस सेक्शन में ये बताया गया है। देखो, मैरिज जो है अगर वॉइड जो हमने पढ़ा था सेक्शन 11 में, और वॉइडेबल जो है हमने देखा था सेक्शन 12 में। अगर इस दोनों में अगर कोई चिल्ड्रन का बर्थ होता है तो वो चिल्ड्रन जो है लेजिटिमेट बोला जाएगा। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी दोनों में। ठीक है। चिल्ड्रन जो है वो लेजिटिमेट बोला जाएगा, पर इसमें क्या बोला है? Thus children shall not have any right in or to the property of any person other than his parents। मतलब कि जो चिल्ड्रन है, जो लेजिटिमेट है, जिसने बर्थ लिया है वर्ड या वर्डेबल से, ठीक है, उसका जो है कोई भी राइट नहीं होगा प्रॉपर्टी में, किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी पे। ठीक है। लेकिन उसके पेरेंट्स, सिर्फ जो राइट होगा ना उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर होगा, किसी अदर पर्सन की प्रॉपर्टी पर नहीं होगा। सेक्शन 17, पनिशमेंट फॉर बाइगैमी। हमने बाइगैमी का पढ़ा था कि बाइगैमी जो है वो ऑफेंस है। देन सेक्शन 17 में जो है इसकी पनिशमेंट बताई गई है।
हमने कंडीशंस देखी थी हिंदू मैरिज में, जो फर्स्ट सेक्शन 5 फर्स्ट में क्या बताया गया था, बायगैमी। नाइदर पार्टी शुड हैव अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, मतलब शादी के टाइम पर जो स्पाउस है, जो पर्सन है, उसकी जो है मैरिज नहीं होनी चाहिए, वो जो है अनमैरिड होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि अगर वो मैरिड मैरिड है देन वो फिर से शादी कर रहा है तो उसको बायगैमी बोल देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि मैरिज के टाइम पर वो पर्सन जो है अनमैरिड होना चाहिए, मैरी नहीं हो मतलब मैरिड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैरिड होता है, ठीक है, और वो दूसरी शादी कर लेता है तो उसने बायगैमी कमिट करी। ठीक है, जो कि सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज में हमने पढ़ा था कि वो जो मैरिज होगी सेकंड, वो वॉइड हो जाएगी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5 क्लोज 1। इसमें क्या बोला है कि सेक्शन 5 क्लोज 1 का जो है वोलेशन हुआ है तो वो जो है वॉइड मैरिज हो जाएगी। ओके, इसमें पनिशमेंट्स क्या बताई गई है देखो। सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी में, सेक्शन में इस सेक्शन में जो है पनिशमेंट्स बताई गई है। 7 साल की जो है इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, साथ में फाइन हो सकता है। ठीक है, और दोनों भी हो सकते हैं। और इस सेक्शन में जो है 10 ईयर की जो है प्रिजन बताया है, और फाइन और दोनों भी हो सकते हैं। सेक्शन 18, पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ अदर कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। जो कंडीशन जो सेक्शन 5 का अगर कोई वोलेशन करता है तो उसमें जो अदर क्लोज है उसकी क्या क्या पनिशमेंट्स हो सकती है। ठीक है, तो इस सेक्शन में उसकी पनिशमेंट्स बताई गई है। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5 क्लोज 3, रिग्रेंस प्रिजन एक्सटेंडेड टू 2 years और विथ फाइन 1 लाख और बोल। ठीक है, कि उसको जो है इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 2 साल की, और 1 लाख का जो है फाइन हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं जिसने जो है वोलेशन किया सेक्शन 5 क्लोज 3 का। ठीक है, इसमें क्या था थर्ड में, एज ऑफ द पार्टी। ठीक है, देन उसके बाद कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5 फोर्थ एंड क्लोज 5। इस क्लोज और फिफ्थ, इन दोनों क्लोज में क्या था, सपिंडा रिलेशनशिप था और प्रोहिबिट रिलेशनशिप था। अगर इसका किसी ने भी वोलेशन किया इस सेक्शन का तो उसको जो है सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 मंथ की, और 1,000 रुपए जो है फाइन हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, देन सेक्शन 19 पढ़ते हैं। कोर्ट टू विच पेटिशन शैल बी प्रेजेंटेड, मतलब पेटिशन जो है कहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं, किस कोर्ट में जो है प्रेजेंट कर सकते हैं पेटिशन। फर्स्ट, मैरिज सोलमनाइज प्लेस ऑफ मैरिज, मतलब जहां शादी हुई है वहां पर, उस जगह पर जो कोर्ट है वहां पर जो है फाइल कर सकते हैं पेटिशन। सेकंड, रिस्पोंडेंट रिसाइड, जहां पर रिस्पोंडेंट जो है रहता है, रिसाइड मतलब रहना, तो वहां जो है पेटिशन फाइल हो सकती है उस कोर्ट में। देन लास्ट, रिसाइड टुगेदर, जहां पर दोनों ने साथ में स्टे किया था वहां पर जो है फाइल हो सकती है। ओनली फॉर वुमेन के लिए बोला गया है फोर्थ पॉइंट में कि अगर इफ वुमेन इज पेटिशनर, अगर वुमेन जो है पेटिशनर है देन शी फाइल द केस वेयर शी इज रिसाइड, तो वुमेन जो है, जो वाइफ जो है वो वहां फाइल कर सकती है जहां वो रहती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में बोला है अगर हस्बैंड जो है पेटिशनर है तो ही हैज नो हियर ऑफ वाइफ अलाइव 7 year और मोर, अगर हस्बैंड ने जो है 7 साल या 7 साल से ज्यादा हो गया उसने अपनी वाइफ के बारे में नहीं सुना, उसे नहीं पता कि मेरी वाइफ जिंदा है या मर गई है, तो वो जो है वेयर हिज वाइफ रिसाइड दैट प्लेस, जहां पर उसकी वाइफ रहती थी। ठीक है, या हिंदू मैरिज एक्ट नॉट अप्लाइड ऑन अवेयर हिज वाइफ और रिसाइड, और जहां पर जो अगर हिंदू मैरिज एक्ट जो है वहां पर अप्लाई नहीं होता, या फिर उसको नहीं पता कि उसकी वाइफ जो है कहाँ पर रही थी, ठीक है, उसे नहीं पता, तो देन हस्बैंड जो है कहाँ पर फाइल कर सकता है, जहां वो रहता है। ठीक है, वहां वो जो है अपनी पिटीशन फाइल कर सकता है। देन सेक्शन 20, कंटेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ petition. It means every petition presented under this act shall, as distinctly as the nature of the case permit the fact which claim to relief is founded there.
that there is no collusion between the petitioner and the other party of the marriage. सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं, उससे आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा. स्टेटमेंट कंटेन इन एवरी petition अंडर दिस एक्ट shall be verified by the petitioner or other competent person in the manner required by law for the verification of plans and may at the time hearing be referred to the evidence. देखो इस सेक्शन में क्या बताया गया है कि जो कंटेंट है, ठीक है, वो पूरा वेरीफाइड होना चाहिए, वो ट्रू होना चाहिए, ठीक है, उसमें कुछ भी मतलब उसमें कोई भी ऐसा एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो गलत नहीं होनी चाहिए. जो एविडेंस जो है प्रेजेंट करने हैं या करोगे, ठीक है, उस एविडेंस में जो है कुछ भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करना, वो ट्रू होने चाहिए, ठीक है. और जो कॉम्पोनेंट पर्सन है ना, वो जो है उस पिटीशन को वेरीफाई करेगा कि हाँ, मैंने सब कुछ सच बोला है, मैंने सब कुछ सही बोला है, जो कंटेंट में लिखा है वो सब सच होना चाहिए. और जो एडवोकेट है उस चीज को वो वेरीफाई करेगा, ठीक है. प्लांट में जो जो आपने लिखा है बाय लॉ, ठीक है, वो जो है हमारा एकदम ट्रू है और वेरीफाई बाय लॉ है. तो इस सेक्शन में इतना बताया है. नेक्स्ट, सेक्शन 22, प्रोसीडिंग टू बी इन कैमरा एंड मे नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश. इट मीन्स कोई भी प्रोसीडिंग होगी अंडर हिंदू लॉ में, तो वो जो है सिर्फ प्रोसीडिंग जो है वो कैमराज में होगी, ठीक है, ना ही वो पब्लिश होगी, ना ही वो प्रिंट करी जाएगी, ठीक है. अगर जो भी प्रोसीडिंग होगी वो एक प्राइवेसी में रहेगी, ठीक है. ये जो है इस सेक्शन में बोला गया है, लेकिन एक प्रोवाइजो है, उसमें क्या बोला है, प्राइवेसी तो रहेगी, बट अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो चाहे तो वो प्रिंट भी करवा सकती है और पब्लिश भी करवा सकती है, ठीक है. इसमें इतना बताया गया है. तो आई होप आप लोगों को इतना समझ आया हो. तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं. कल अपना जो है जितने भी हमारे सेक्शंस रह गए हैं वो सब कवर करेंगे. ओके, सेक्शन 23 to 30 जो है वो सब कवर करेंगे. देन आज के लिए इतना ही. सो थैंक यू गाइस, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर.